that is the start New Zealand were looking for. It is the big fish as well. Oh, that's close, very close indeed. Gone. Yeah, looked good. And another one. And another one. New Zealand all over India here. Straight up, straight up. Williamson again. Biggest moment. Got it, got it. Jadeja is on his way and New Zealand have broken the partnership. Now they've got to push for two. Williamson is going to defeat. That's really annoying them by 8. And then it's starting and brought this tournament wide apart. हेलो फैम, मैं हूं आरव और आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल आरव वर्ड्स में स्वागत है। तो हमें 2 साल बाद एक बहुत ही घमासान मैच देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी अपनी टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है और हमें मिला है मौका 2019 वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड से बदला लेने का। उस मैच के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। सो इस हिस्टोरिक मैच को प्रीव्यू करने के लिए मैं अपने असिस्टेंट को दूंगा इस बार मौका। अक्षत, पास इट टू यू बॉय। Thank you so much, Mr. Arav. Hello guys, welcome to Arav Words. And yes, here we are. आ गया वो दिन, आ गया वो बड़ा फाइनल जिसका हम इंतजार कर रहे थे। Yes, 719 दिनों का ये लंबा टूर्नामेंट जो मेरे हिसाब से क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, उसका क्लाइमैक्स आ चुका है। The inaugural World Test Championship final is set to be played from 18th of June between New Zealand and our very own country, India, in the Rose Bowl Cricket Stadium, Southampton. जी हाँ, ये वही साउथहैम्पटन शहर है जहाँ के पोर्ट से आज से कुछ 100 साल पहले टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पे निकला था। You know guys, to be very honest, I was extremely excited for this discussion because yes, हम मेसी को देखने के लिए फुटबॉल देख लेते हैं, हम विस्का एल बारसा के नारे लगा लेते हैं, मगर जब बात क्रिकेट की आए, आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, तब और कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं होता। और स्पेशली जब ये तो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, एक आईसीसी ग्लोबल इवेंट है। इस ऐतिहासिक फाइनल को रिव्यू करने के लिए हमारे साथ 2 बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए। पहले गेस्ट वो हैं, ये बहुत ही लॉजिकल बंदे हैं, ये इनका मानना है नंबर्स डोंट लाई और ये स्टैट्स पर ध्यान देते हैं। हमारे साथ है मिस्टर अमित। हेलो अमित। हाय अक्षत एंड हेलो टू ऑल योर फॉलोअर्स। और हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं, वैसे प्रोफेशनली तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मगर इनके दिल में आज भी क्रिकेट बसा हुआ है। जी हाँ, ये वन ऑफ दो फ्यू हार्डकोर क्रिकेट फैंस हैं जो ना कि सिर्फ इंडिया का बल्कि ग्लोबल क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। हमारे साथ है मिस्टर रोहित। हेलो रोहित, कैसे हैं आप? हाय अक्षत, हाय एवरीवन, हाय टू ऑल योर व्यूअर्स, हाय अमित। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, अमित कैसा हाइप लगता है आपको आज इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का? बिकॉज मुझे लगता है ये 1 महीने से बिल्डअप बहुत तगड़ा हो गया इसका। अक्षत, हाइप की जो आप बात कर रहे हो, हाइप तो होना लाजमी है क्योंकि ये एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले है। पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है, ना कि कोई बाइलैटरल इवेंट हो रहा है, तो हाइप तो बनता है। और अगर आप कॉन्टेस्ट की बात करें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज अ क्लैश ऑफ टाइटन्स। दोनों टीम आप देखो, दोनों 2-3 साल से कंसिस्टेंटली अच्छी खेल रही है,
दोनों आर वेल बैलेंस्ड टीम, दे आर इवनली मैच टीम। और एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट करोगे अक्षत, अगर आपने देखा होगा, दोनों दोनों टीम के जो कैप्टन्स है, दे मे बी सिमिलर इन स्टेचर, बट दे आर एब्सोल्युटली अपोजिट इन पर्सनैलिटीज। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो एक दूसरे की टीम को कैसे चैलेंज करते हैं और अपनी टीम को कैसे लीड करते हैं। Exactly, it's going to be a hell of a contest. But before we start analyzing both the teams, मैं रोहित आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कंपटीशन है जो आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है टेस्ट क्रिकेट में इन द फ्यूचर? बिकॉज मेरे हिसाब से तो एक अच्छा स्टेप है। इस बात पे तो हम सब अग्री करेंगे कि रेड बॉल क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। और बट अगर अपने लेटली देखते हैं तो इसका जो टेस्ट क्रिकेट का जो सिग्निफिकेंस है एंड इसका जो व्यूअरशिप है, इट हैज कम डाउन। एंड ऑल्सो अगर आप बायलैटरल सीरीज की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा कुछ कॉन्टेक्स्ट है नहीं। तो आईसीसी एक्चुअली हैड टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस। एंड इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर इन 2010 आईसीसी ने इस कंपटीशन को एक्चुअली उसी टाइम एंडोर्स कर लिया था। एंड वो चाहते थे कि ये कंपटीशन 2013 में ही सक्सेसफुली हेल्ड करवा लिया जाए, बट किन्हीं रीजंस के कारण ये नहीं करवा पाए। सिमिलरली उन्होंने 2017 में भी इसको ट्राई किया था करवाने का, बट वो नहीं करवा पाए। बट दिस टाइम अराउंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दिस कंपटीशन। दो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपटीशन का फॉर्मेट थोड़ा सा लॉपसाइडेड है, इसकी पॉइंटिंग सिस्टम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इंडिफरेंट है, बट स्टिल वी हैव टू गिव इट टू आईसीसी फॉर गेटिंग दिस स्टार्टेड। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आई थिंक इट इज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो आईसीसी का एक रिस्पॉन्स है टू दी ग्लोबल T20 लीग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। यस, बिकॉज मेरा भी मानना है दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और आफ्टर ऑल ये तो पहला सीजन ही है, तो विल डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट इन द सीजन्स कमिंग फॉरवर्ड। लेकिन अमित, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ये इंग्लैंड में हो रहा है, तो इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा इस गेम में? बिकॉज इंग्लैंड आफ्टर ऑल इज द स्पिरिचुअल होम ऑफ क्रिकेट। As you said, अक्षत, कि इंग्लैंड इज अ प्लेस वेयर क्रिकेट वाज बॉर्न। ठीक है, तो इंग्लैंड और क्रिकेट का, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का काफी बड़ा इतिहास रहा है, काफी पुराना इतिहास रहा है। फॉर्मल क्रिकेट की शुरुआत भी लॉर्ड्स से हुई है, जहाँ पे WTC का फाइनल होने वाला था, और लॉर्ड्स के एमसीसी ने रूल्स भी बनाया है। तो ये काफी कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री इंग्लैंड को क्रिकेट से जोड़ता है, और इसके कारण ये जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है उसको इंग्लैंड में होने का काफी एक फिटिंग वेन्यू मिलता है। यस, द ग्रेट कल्चर और द ग्रेट हिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ये हिस्टोरिक गेम के साथ। दिस गेम विल आल्सो डिफाइन दैट हु इज द एक्चुअल चैंपियन इन टेस्ट मैच क्रिकेट एज फार एज दिस 2020 इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज कंसर्न। अब हम अपने पहले टीम की तरफ बढ़े, न्यूजीलैंड। 50 लाख का एक छोटा सा देश ऑस्ट्रेलिया के पास में है, इतनी छोटी सी आबादी के साथ आया है सामने इंग्लैंड, जो एक सुपर पावर है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, उसको चैलेंज करने के लिए। और ऐसा नहीं कि उनकी टीम कमजोर है, बिकॉज बहुत लोग मानेंगे कि एक्चुअली दे आर फेवरेट्स टू विन दिस फाइनल। रोहित भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप डोंट यू थिंक कि the destiny of New Zealand was a bit better than all other countries, for example Australia or England, because I think they got a bit lucky. Right. I agree अक्षत, बट अगर मैं अगर देखता हूँ इस टूर्नामेंट को तो न्यूजीलैंड को हम हमेशा से ही एक अंडरडॉग का टैग देते आए हैं, और इस बार टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने वैसा ही करके दिखाया है। अगर आप उनकी पूरी जर्नी को देखोगे फ्रॉम द फर्स्ट मैच टू द फाइनल, जो फाइनल वो अभी तक पहुंचे हैं, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है उनके लिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट टेस्ट सीरीज की बात करूं जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था इन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो वहां पे आई फील दैट दे शुड हैव वन द टेस्ट सीरीज बिकॉज श्रीलंका इज वन ऑफ द वीकेस्ट साइड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, बट वो वहां पे सिर्फ ड्रॉ करने में ही करवा पाए थे। उसके बाद यहाँ पे वो 2011 से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाते हैं, और इस बार भी वही होता है जहां पे वो सारा मैचेस बहुत ही कन्विंसिंगली हारते हैं। इनफैक्ट वो 200 प्लस मार्जिन से हार रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद उनका डोमिनेंस स्टार्ट होता है अपने घर पे, जहां पे वो इनविंसिबल की तरह खेलते हैं, जहां पे उन्होंने इंडिया,
वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान को पूरा व्हाइट वॉश किया। एंड इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने एक मेमोरेबल टेस्ट मैच खेला था जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 3 बॉल बाकी था जिसमें उन्होंने हराया था उसको। तो आई वुड से कि ये डोमिनेटली उनके जो होम परफॉर्मेंस था जिसके कारण वो आज फाइनल में पहुंचे। एग्जैक्टली जो भी लोग कहें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं भी कहता हूं कि दैट they got a big bit lucky because Australia lost 4 points in that Sydney test match. Had that not been the case, Australia would have played this final. But Correct. You cannot say that the team of New Zealand is anything less than playing this final, because they deserve it, because they are absolutely invincible in their home country. लोग कहते हैं कि वो green wickets बना लेते हैं, मगर that's their right. India भी बनाता है spin wicket. मगर घर में जीतने के लिए भी आप देखिए न्यूजीलैंड टीम इज फार फार सुपीरियर। जो अगर आप किसी टीम को कहें कि वो सिर्फ घर में जीतती है, तो अमित मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आप हमें बता पाएंगे कि ये एवोल्यूशन का कारण क्या है न्यूजीलैंड क्रिकेट का, जैसा एवोल्यूशन उनका हुआ है एंड टुडे दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स। राइट। जैसा कि रोहित ने पॉइंट आउट किया कि न्यूजीलैंड हैज ऑलवेज बीन गिवन अ टैग ऑफ अंडरडॉग्स एंड दे आर ऑलवेज देयर इन एंड देयर अबाउट, बट दे नेवर थ्रेटन एनी टीम। तो ये जो टैग उन पे लगता है, ये लास्ट डेकेड से मेरे हिसाब से ये लास्ट डेकेड से ये टैग हट जाना चाहिए उनके लास्ट डेकेड के परफॉर्मेंस की वजह से, स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑफ माइक हेसन एंड ब्रेंडन मक्कुलम। Right, there has been evident changes in their lineup and their strategy, especially अगर हम देखें, पहली बात तो उनके mindset में changes आए हैं। They have become more positive and they are playing cricket with more intent and they are more proactive, so to say. तो ये काफी difference create किया है। Secondly, I feel कि वो they have moved beyond utility players and they are more concerned and they are more focused on creating a core group around which their team is built. If you look at their batting lineup, they have Ross Taylor, they have Kane Williamson. If you look at their bowling, they have Trent Bolt, they have Saudi. तो एक core उन्होंने create कर दिया, इसके इर्द गिर्द उन्होंने काफी एक अच्छा टीम create किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उनके ओपनर को देखो, आप लैंथन को देखो, तो उनके रिकॉर्ड्स को देखो लास्ट 5 इयर्स में, वो काफी, अगर एवरेज देखो उनका, तो वन ऑफ द बेस्ट इन एज एन ओपनर। तो काफी कहने का तात्पर्य ये है कि वो स्पेशलिस्ट पे जा रहे हैं, वो यूटिलिटी प्लेयर्स पे नहीं जा रहे। तो उसका उनको काफी डिविडेंड पे उनको मिला है। यस, और मुझे यही लगता है कि द ग्रेट स्किपर केन विलियमसन ने ये चेंज लाया है, बिकॉज हमें याद है पहले न्यूजीलैंड बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को खिलाते थे, मगर अब उनके टीम में बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स के नाम पे उनके पास सिर्फ एक कॉलिन डी ग्रैंडोम है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम को। अदरवाइज ईच एंड एवरीवन इज अ स्पेशलिस्ट। बट इज इट रॉन्ग टू से दैट दिस इज द गोल्डन जनरेशन ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट? रोहित, आपको क्या लगता है? मैं इस बात से तो बिल्कुल अग्री करूंगा कि न्यूजीलैंड टीम हैज नेवर बीन दिस गुड। ये उनका एक्चुअली गोल्डन पीरियड चल भी रहा है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे, लास्ट 2015 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, देन 2019 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, एंड देन सिमिलरली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेलना, इट्स अ बिग एफर्ट। एज वेल एज अगर आप उनकी रैंकिंग्स को भी देखोगे तो आई थिंक टेस्ट में वो नंबर 1 है, वनडेज में नंबर 1 है, एंड T20s में नंबर 3 है। तो दैट मीन्स कि दे हैव अ कोर ऑफ प्लेयर्स हु आर एक्चुअली डूइंग वेल। जैसे अभी अमित ने बताया कि दे हैव एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स लाइक विलियमसन, टेलर, साउदी एंड बोल्ट, एंड उसके साथ उन्होंने यूथ को भी लाया है लाइक डेवन कॉनवॉय, काइल जेमिसन एज वेल एज टॉम लेथम। सो ये जो बंच है, इसके कारण ये जनरेशन ये प्लेयर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड इनकी टीम अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट आपको क्या लगता है कि इन्होंने टेस्ट सीरीज खेला इंग्लैंड में, जो 2 टेस्ट मैचेस का सीरीज खेला और ऑलमोस्ट कन्विंसिंगली हराया इंग्लैंड को, तो इसके चलते क्या उन्हें एक एडवांटेज नहीं मिलता इस फाइनल में? एडवांटेज तो है, बट अगेन आप इंग्लैंड की कंडीशन और न्यूजीलैंड की कंडीशंस को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। बट फिर भी एडवांटेज तो रहेगा, बिकॉज आपके प्लेयर्स को गेम टाइम मिलता है, दे आर एबल टू असेस द पिच, द कंडीशन, द वेदर्स इन इंग्लैंड। और
अगेन आप दोनों टेस्ट मैचेस को देखोगे ना, तो न्यूजीलैंड के मैनेजमेंट में एक बहुत बढ़िया चीज किया कि उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को चांस दिए, जिसके कारण क्या है, सारे प्लेयर्स वेल प्रिपेयर्ड हैं। वहीं आप अगर इंडिया को देखो तो उन्होंने अपनी लास्ट टेस्ट मैच फरवरी में खेली थी, और उनके पास इनफ टेस्ट मैच का प्रैक्टिस नहीं है। हम ये तो बोल सकते हैं कि वो आईपीएल खेल के आ रहे हैं, बट अगेन आईपीएल एंड टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये बेनिफिट तो न्यूजीलैंड के पास रहेगा ही। बट एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है अक्षर, कि न्यूजीलैंड साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच खेल रही है, जो कि उनका पहला टेस्ट मैच होगा इस ग्राउंड में। तो ये एडवांटेज इंडिया शायद उठा सकता है। ये एडवांटेज इंडिया उठा सकता है, बट मुझे लगता है कि जो लैक ऑफ टाइम टू एक्लिमेटाइज इन इंग्लिश कंडीशंस है, ये कहीं भारी ना पड़ जाए इंडिया को। बिकॉज हमने देखा है जो पहले टेस्ट मैचेस जो इंडियन टीम खेलती है, पहला दूसरा टेस्ट, उनके बैटिंग ऑर्डर को, उनके बैटिंग यूनिट को सेट होने में टाइम लग जाता है, एक्लिमेटाइज करने में टाइम लग जाता है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा ही, कि आप किसी दूसरे देश में जाके आप उस कंडीशंस को अकस्टम होना थोड़ा सा टाइम लगता है। बट आपके प्लेयर्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वो इंग्लैंड में लास्ट 3-4 हफ्ते से हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी असेस कर लिया होगा कंडीशन को। और अगर आप उनकी 15 मैन स्क्वाड भी देखोगे जो पब्लिश हुई है, तो उनमें से मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स हैव ऑलरेडी बीन टू इंग्लैंड मिनिमम वंस। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, they know the conditions of England well, it's just that they have to put it on ground. Yes, आपने एक पॉइंट कहा कि that they are professionals. Yes, they are professionals, but अमित, क्या आप मुझे बता पाइएगा कि जितना भी आप प्रोफेशनल हो, if you have a weakness, then how can you fight against it? Because मेरा मानना है that the Indian middle order is absolutely vulnerable against seam bowling, seam and swing, especially in the first few test matches on English soil. तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है और कितना बड़ा रोल होगा इस मिडिल ऑर्डर का? यू आर राइट अक्षत, ये तो काफी चैलेंजिंग रहेगा ही इंडिया के लिए। स्पेशली मेरे हिसाब से तो ये डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है कि इस टेस्ट मैच का, कि इंडियन बैट्समैन कैसे अपने आप को अप्लाई कर पा रहे हैं और कैसे कैसे नेगोशिएट कर पा रहे हैं स्विंग बॉलिंग को। आर दे रेडी टू लीव बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप? ये भी एक डिफाइनिंग चीज होगी। जैसा कि आप लास्ट टूर में देखे थे, विराट कोहली ने ऐसा कर दिखाया था। उन्होंने 3 सेंचुरीज मारे थे अपने पेशेंस को, अपने आउटसाइड ऑफ बॉल को लीव कर, आउट स्विंगर्स को लीव करके काफी अच्छा 3 इनिंग्स खेल के दिखाया था। वैसे ही कुछ अदर बैट्समैन को भी करके दिखाना पड़ेगा, उनको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी और डिसिप्लिन क्रिकेट खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पुजारा का रोल भी काफी बढ़ जाता है इन सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन है जिनका टेम्परामेंट काफी हाई है और वो ऑल डे लॉन्ग बॉल्स को छोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्विंगिंग कंडीशंस में। और रही बात अदर्स बैट्समैन को, उनको एट द लीस्ट मिनिमम अपने विकेट को एक प्राइस टैग लगानी होगी और इजीली अपना विकेट नहीं देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, जैसा आपने कहा कि लास्ट 2 दौरे से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं बॉल्स छोड़ो सब कुछ, मगर बिकॉज उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो क्यों ना हम एक टेक्निकली एब्सोल्युटली सॉलिड हनुमा विहारी को नंबर 6 पे खिला लें, तो आपका मिडिल ऑर्डर का स्ट्रेंथ आ जाए। तो इसमें रोहित, आपका क्या मानना? अगेन मैं यहाँ पे ना इंडिया को काफी लकी मानता हूँ कि इंडिया के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। हैविंग हनुमा विहारी एज अ बैकअप इज ऑल्सो अ बिग थिंग, बिकॉज अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हो तो हनुमा विहारी ने खुद को प्रूव किया है वहां पे, और वो काफी कॉम्पैक्ट प्लेयर है। एंड ऑल्सो अगर लास्ट 2-3 महीने से आप देखोगे तो वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं वॉकविकशायर की तरफ से, तो उनको टाइम मिल चुका है ऑलरेडी इंग्लैंड कंडीशंस में जाके एडजस्ट करना खुद को, इवन पिचेस को समझना, वेदर को समझना, तो उनके लिए काफी इजी है, मतलब इजी होगा उनके लिए रादर देन अदर बैट्समैन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम टीम मैनेजमेंट के पास ये भी है, डिलेमा ये भी रहेगा कि अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो ना काउंटी क्रिकेट में, तो सिवाय 150 के उनके पास और कुछ दिखाने को है भी नहीं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग कॉल टीम मैनेजमेंट हैज टू मेक, वेदर दे नीड रविंद्र जडेजा जो आपको प्रॉपर बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग देंगे लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन की तरफ, या फिर आप हनुमा विहारी को खिलाएंगे टू एक्सटेंड योर बैटिंग। You know, guys, personally, I'm not convinced on Ravindra Jadeja. I'm not questioning his potential or his performance. Absolutely, he's perfect. But because पहला टेस्ट अर्ली हाफ ऑफ इंग्लिश समर है,
वो जडेजा इज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और आई डोंट थिंक सो कि हमें पांच ये एक दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। तो अमित, आपको कितना बड़ा लॉस लगता है, लॉस ऑफ हार्दिक पांड्या, द सीम बॉलिंग ऑलराउंडर? अगर वो होते, एक प्रॉपर नंबर 6 पे बैट्समैन भी होता, हमारे पास एक चौथा फास्ट बॉलर भी होता, हमारा बैलेंस परफेक्ट हो जाता। Obviously, Akshat, a fully fit Hardik Pandya would have obviously walked in this 11. But given the choice, given the situation, India के पास रविंद्र जडेजा है, वो I think not a bad choice, because he will give you extra cushion in the batting, lower down the order, और उनकी बॉलिंग में भी वैरायटी देगी इंडियन टीम को, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो जो काम आ सकती है इस लाइनअप को वैरायटी देने में। चलिए गाइस, अगर हम बैट्समैन की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो फास्ट बॉलिंग है या फिर हमारा जो बॉलिंग यूनिट है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमने देखा है कि हाँ, हमारी टीम की फास्ट बॉलिंग ने परफॉर्म किया है अच्छा, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है हमारे पास। मगर हमारा फास्ट बॉलिंग हम देखेंगे तो लोअर ऑर्डर को या फिर उनके टेल को आउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट उनके टेल हैंडल्स। और हम जानते हैं न्यूजीलैंड का टेल में जिसमें काइल जेमिसन आते हैं, टिम साउदी आते हैं, नील वैगनर जिसने इसी सीरीज में रन बनाए हैं वो भी आते हैं। तो रोहित, आपको क्या लगता है कि इंडियन बॉलिंग अटैक वर्सेस द न्यूजीलैंड टेल हैंडल्स कैसा कॉन्टेस्ट होगा? अक्षत, अगर आप देखोगे ना तो ये इंडिया का बहुत पुराना प्रॉब्लम रहा है, खासकर अवे टूर्स में। आपको दो नंबर्स बताता हूं जो मेरे इस बात को वैलिडेट कर देगा कि ये इंडिया का कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम टेलेंडर्स को जल्दी आउट नहीं कर पाते। सो पहला पहला फैक्ट ये है कि सिंस 2010 अगर आप देखोगे तो इंडिया ने अपने ऑपोजिशन को 7 टाइम्स अलाउ किया है टू मेक 400 और मोर इन एन इनिंग्स, इवन आफ्टर हैविंग देम 5 डाउन फॉर 250 और लेस, विच इज अ वेरी बिग थिंग। कि आपके 5 विकेट गिर जाए 250 या उससे कम रन में, फिर भी आपकी ऑपोजिशन 400 बना रही है। सेकेंड पॉइंट है कि फ्रॉम 2011 अगर आप इंडिया के अवे एशिया के मैचेस देखोगे तो ऑपोजिशन बैट्समैन ऑफ नंबर 8, 9, 10, 11 अगेंस्ट इंडिया हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट 84 रन, विच इज हाईएस्ट फॉर एनी टीम। तो इस पॉइंट का बोलने का मतलब यह है कि हमारे बॉलर्स कहीं ना कहीं लैक करते हैं टेलेंडर्स को आउट करने में, जिसके कारण मैच थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। तो व्हाट आई फील, sometimes I feel that that our bowlers are not patient enough and they try to overdo stuff, जिसके कारण runs भी ज्यादा लीक हो जाते हैं। तो sometimes as a bowler you have to be boring so that you consistently keep on bowling on the same line and length so that you don't allow tailenders to make quick runs and they give away your wickets. और यहाँ पे कभी कभी आप देखो तो कैप्टन का भी रोल बहुत बढ़ जाता है, because he needs to reassess his plans and also he should be smart enough so that he does not allow the opposition's tailenders to score any free runs. Just to add there, I think this time around the team management along with Ravi Shastri, Rohit Sharma, Ajinkya and Virat Kohli should come up with better plans so that they can actually take the tailenders wicket easily. Exactly, because जो 10-20 रन जो इनके टेल हैंडल्स बना देते हैं ना, एक टेस्ट मैच के लास्ट में कहीं वही रन्स भारी पड़ जाते हैं किसी भी टीम के लिए, अगर हम देखें। इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट, द पिच ऑफ साउथहैम्पटन। तो अमित, आपको क्या नहीं लगता कि दैट दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया दैट द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम लंदन टू साउथहैम्पटन? शिफ्टिंग ऑफ फाइनल ऑब्वियसली लॉर्ड्स के मुताबिक अगर आप देखो अक्षर, लॉर्ड्स के मुताबिक साउथहैम्पटन इज बेटर सूटेड फॉर इंडिया बिकॉज जियोग्राफिकली स्पीकिंग में बेहतर स्विंगिंग कंडीशंस है, एंड गिवन द स्लोप ऑफ लॉर्ड्स इट वुड हैव हेल्प्ड देयर लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर्स immensely, and we have seen how Indian batsmen have struggled against left arm swing bowling. Exactly. मेरा भी मानना यही है कि that this has been a blessing in disguise for India, because you know guys, साउथहैम्पटन जो है ना सिचुएटेड इन साउथ ऑफ इंग्लैंड में है एक्चुअली। मतलब वहां पे साउथहैम्पटन में ज्यादा गर्मी होता है, और एज वी नो जितना ज्यादा गर्मी होता है बॉल वहां पे उतना कम स्विंग होता है। और पूरे यूके में
पूरे यूके में अगर आप देखिए तो साउथहैम्पटन की विकेट एकमात्र विकेट है जो स्पिनर्स को भी असिस्ट करती है। तो रोहित, आपको क्या लगता है कि जो इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट है वो तो न्यूजीलैंड स्पिन डिपार्टमेंट से बेटर है, आई नो दैट, मगर ये स्पिनर्स का जो फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है स्पेशली इन साउथहैम्पटन की विकेट अगर असिस्ट हुआ स्पिनर्स के लिए तो? जी अगेन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वेदर पे। अगर तो वहां पे बारिश नहीं होती है एंड स्पिनर्स कम इन टू प्ले, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रविचंद्र अश्विन एंड रविंद्र जडेजा, जो कि वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स में आता है एंड दोनों ने कंबाइंडली 600 प्लस विकेट्स लिए हुए हैं। तो इनके बारे में ज्यादा बोल के कुछ फायदा भी नहीं है। दे आर नंबर वन स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड में देखता हूँ, एजाज पटेल, ही इज अ न्यू कमोडिटी हु बोल्स लेफ्ट आर्म स्पिन, और उनके पास कुछ 20 ऑड विकेट है दिखाने को। सो आई थिंक देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन द स्पिन डिपार्टमेंट। इंडिया को बहुत ज्यादा ये हासिल है यहाँ पे। चलिए गाइस, इसी के साथ हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, द कैप्टन्स कॉर्नर। तो रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो 3 की प्लेयर्स फॉर न्यूजीलैंड जो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। सो मेरे हिसाब से अक्षत, सबसे पहला तो इसमें कोई मींस डाउट ही नहीं है कि केन विलियमसन, देयर काम एंड कंपोज्ड बैट्समैन as well as a captain is one of the most key is the biggest player for न्यूजीलैंड। अगर दूसरे नंबर पे मैं देखूं तो मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट, बिकॉज ऑफ दैट लेफ्ट आर्म स्विंग, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड हमने देखा है कि इंडियन बैट्समैन एक्चुअली लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर्स में थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट वुड बी अनदर की मेंबर फॉर मी। थर्ड इज नील वैगनर फॉर मी, अगेन अनदर लेफ्ट हैंड बॉलर who can consistently bowl at pace and at the back of length, जहां पे इंडियन बैट्समैन को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। और आपके लिए क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के पास क्या कोई ऐसा एक्स फैक्टर प्लेयर है जो उनके लिए बहुत ही की रोल प्ले कर सकता है? Of course, a bowler whose height is almost 6 feet 8 inches tall, so of course वो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन जाता है। काइल जेमिसन, वी हैव ऑल सीन कि उसने अपने टेस्ट क्रिकेट को कितना बढ़िया स्टार्ट किया। अगर आप देखो तो उन्होंने 7 मैचेस में ऑलमोस्ट 39 विकेट्स लिए हैं। एंड लास्ट टाइम अराउंड हमने देखा कि इंडिया को भी कैसा परेशान किया था उन्होंने। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है न्यूजीलैंड। Exactly. The only difference between the two teams when India toured New Zealand was Kyle Jamieson. करेक्ट। With the bat भी और with the ball भी वो बहुत ही ज्यादा लीथल। लेकिन अमित, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया के पास कोई एक्स फैक्टर प्लेयर नहीं है? आपको क्या लगता है, पहले कोई एक्स फैक्टर प्लेयर है इंडिया के पास? पहले तो मैं की प्लेयर्स के बारे में बात करता हूँ। इंडिया के पास की प्लेयर्स में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियस है विराट कोहली। ही हैज बीन देयर, डन दैट, और उनका प्रूवन रिकॉर्ड्स है इन स्विंगिंग कंडीशन। लास्ट टाइम टूर में आप देखें इंग्लैंड में कैसे उन्होंने सक्सेसफुल टूर किया था। और स्पेशली जब ये प्रेशर सिचुएशन आ जाता है तो एक जो आपका मेन स्टे बैट्समैन है, ही नीड्स टू पुट हिज हैंड अप। तो विराट कोहली इज ऑब्वियस। सेकेंड की प्लेयर आई थिंक इज उनके बाद पुजारा कह सकते हैं, क्योंकि एज यू सेड स्विंगिंग कंडीशन इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया राइट नाउ। तो अलॉन्ग विथ विराट कोहली ये एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं जो जिसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। ही हैज दैट टेम्परामेंट, ही हैज दैट पेशेंस। और एक स्टैट आपको बता दूं, अगर आपको याद हो, लास्ट साउथहैम्पटन टेस्ट में इनका एक सेंचुरी भी है। तो ही हैज दैट एडेड एडवांटेज कि इन्होंने इस वेन्यू पे सेंचुरी भी लगाया हुआ। और थर्डली आई फील बॉलिंग में बुमराह विल बी माय की प्लेयर, बिकॉज एक तो बहुत ही यूनिक बॉलर है, वेरी हार्ड टू पिक, और और एक एबिलिटी है, ही बॉल्स इक्वली वेल विथ न्यू बॉल्स एज वेल एज ओल्ड बॉल, तो उनको बहुत डेंजरस बना देता है। इंडिया इज अनेबल टू गेट टेलेंडर्स आउट क्विकली, तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का एक्सपीरियंस यूज किया जा सकता है विराट कोहली के द्वारा टू make this effort easier. As far as X factor is concerned, I feel Rishabh Pant is that X factor for India. अगर आप दोनों टीम में देखो तो दोनों टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो 1 या 2 घंटे में मैच को बदल के रख दे। तो बट वी हैव ऋषभ पंत, अदर देन ऋषभ पंत nobody can do that. तो ऋषभ पंत obviously becomes that X factor and give India that Gilchrist type impact which we were lacking.
और बट एक चीज देखने में इंटरेस्टिंग रहेगी कि वो स्विंगिंग कंडीशन में कैसा खेल सकते हैं, अपने पेशेंस को दिखा सकते हैं या नहीं। यस, हमारे एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए, बट पर्सनली आई वांट टू वॉच अजिंक्य रहाणे, वो क्या करते हैं। अजिंक्य रहाणे को हम जानते हैं कि मैन हमेशा जब अंडर प्रेशर रहती है टीम, ही इज दैट गाय, शांत बंदा, कूल बंदा, वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। वो हमेशा अपना हाथ खड़ा करते हैं और हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। ऐसा हम जानते हैं कि सेना कंट्रीज में वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन रहे हैं गेम पे। चलिए गाइस, इसी के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट माय आइडल 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम पहले इंडिया की टीम बनाते हैं। तो इंडिया की टीम में तो मुझे पहले 6 में कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है कि पहले 6 इज ऑलमोस्ट सेटल, स्पेशली जो उन्होंने 15 अनाउंस किया है उसमें तो और कोई ऐसा कुछ बैकअप ऑप्शन भी नहीं है। इंडिया का फर्स्ट 6 हमारे हिसाब से विल बी रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल द ओपनर्स, चितेश्वर पुजारा द फर्स्ट डाउन द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, द ग्रेट विराट कोहली एट 4, द वाइस कैप्टन एट 5, and number 6 the explosive young wicket keeper ऋषभ पंत। बट अब नंबर 7, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि क्या अगर हमें रिस्क लगता है हमारा ये मिडिल ऑर्डर या फिर बैटिंग यूनिट ये पहले गेम खेलने में, तो क्या हम हनुमा विहारी को ऐड करें या फिर जैसा बहुत सारे लोग चाहते हैं रविंद्र जडेजा नंबर 7। तो मैं पहले रोहित से पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हनुमा विहारी या रविंद्र जडेजा या फिर आपके पास कोई और बैकअप ऑप्शन इन प्लेस इन लाइक रिद्धिमान साहा कोई। अगेन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन कैसे हैं, बट हैविंग सेड दैट मैं चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा खेले, बिकॉज लास्ट 2-3 सालों में उन्होंने अपनी क्रिकेट को एक्चुअली एक दूसरे लेवल पर ले गए हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें या बैटिंग देखें या फील्डिंग, वो तीनों ही डिपार्टमेंट में आपको किसी भी टाइम में एक एक्सेप्शनल मोमेंट दे सकते हैं क्रिकेट का। सो आई थिंक रविंद्र जडेजा इज हैज एन अपर एज ओवर हनुमा विहारी राइट। यस, और किसको याद नहीं उनका विद द बैड परफॉर्मेंस वर्सेस न्यूजीलैंड जो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विच ऑलमोस्ट वन द गेम फॉर इंडिया। बट अमित, क्या आपको नहीं लगता कि हनुमा विहारी डिजर्व्स अ प्लेस, बिकॉज उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं है। ही इज द मोस्ट सॉलिड, टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन इन द 15 स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड। और हमने देखा है कि टीम मैनेजमेंट हमेशा प्रेफर करती है हनुमा विहारी को इन सेना कंट्रीज। तो आपको क्या लगता है कि हनुमा विहारी खेलेंगे ओवर रविंद्र जडेजा? इट इज हाईली अनलाइकली कि रविंद्र जडेजा को हटाया जाए इसके हनुमा विहारी के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट टूर भी देखें तो इंडिया का टीम कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहा है जिसमें उन्होंने 5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिलाए हैं, एक विकेट कीपर और उनके बाद 5 बॉलर्स जिसमें 2 ऑलराउंडर्स, काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या एंड रविचंद्र अश्विन लास्ट टूर खेले थे। तो इस बार भी आई थिंक दे विल गो विद दैट कॉम्बिनेशन which will give India edge over bowling as well as give that extra cushion at the batting. But personally I feel कि हनुमा विहारी उन्होंने जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था, अपना डेब्यू किया था ओवल में, he was exceptional in the first innings। उन्होंने कुछ हाफ सेंचुरी भी बनाया था। और मेरा मानना है कि अगर ये बंदा, आप कौन से 2018 के सीरीज की बात कर रहे हो? यस, ओवल में, राइट उसमें रविंद्र जडेजा के भी 86 रन्स थे फर्स्ट इनिंग्स में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों इनिंग्स मिला के 7 या 8 विकेट्स भी थे। तो वो इम्पैक्ट रविंद्र जडेजा का भी भूला नहीं जा सकता। तो ओवरऑल आई फील कि ये कंडीशन इज राइट फॉर रविंद्र जडेजा। Having said that, Hanuma Vihari has done nothing wrong. He has always been there for the team, but situation is such that I guess he will be sacrificed this time. But then उसमें एक पॉइंट हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद हमारा 5 टेस्ट होने जा रहा है इंग्लैंड के साथ, जहां पे हनुमा विहारी को इनफ चांसेस मिलेंगे। बट राइट नाउ आई फील अगेंस्ट इंग्लैंड रविंद्र जडेजा वुड बी मोर लीथल रादर देन हनुमा विहारी। ऐसा ही कुछ फिलोसफी पाकिस्तान ने भी यूज किया था, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब उन्होंने 2020 में जब उन्होंने टूर किया था इंग्लैंड का,
उन्होंने शादाब खान को प्रेफर किया था ओवर फवाद आलम, जो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर किया था. दैट्स व्हाई आई हैव माय डाउट्स कि इंडिया शुड गो विथ टू स्पिनर्स स्पेशली इन साउथहैम्पटन, जब ऐसे वेदर में, जब बारिश और ओवरकास्ट कंडीशंस प्रेडिक्टेड. राइट बट लेट मी राइट. ये कई हद तक ये वेदर पे भी डिपेंड करेगा और टीम मैनेजमेंट के माइंडसेट पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस प्लेयर को बैक कर रही है. बट लेट मी एश्योर माय व्यूअर्स कि ये टीम मैनेजमेंट डिफेंसिवली कभी नहीं सोचती. ये टीम मैनेजमेंट, दे हैव इनफ एक्सपीरियंस, दे हैव प्लेड इनफ क्रिकेट एंड दे आर एक्सट्रीमली अग्रेसिव एंड कैलकुलेटिव टू मेक देयर डिसीजन. और अगर हम आगे बढ़े हमारे बॉलिंग यूनिट पर, तो रविचंद्रन अश्विन तो मेरे ख्याल से स्पिनर सबकी टीम में होंगे ही. हमारे 3 फास्ट बॉलर, तो क्या मैं जानना चाहूंगा रोहित से कि आपके 3 फास्ट बॉलर कौन होंगे? अगेन बुमराह एंड शमी तो स्ट्रेट अवे आपके टीम में आ जाते हैं. यहाँ पे अगेन ईशांत और सिराज में थोड़ा सा कंपटीशन है, बट आई वुड गिव ईशांत शर्मा मोर वेटेज बिकॉज वो काफी एक्सपीरियंस्ड बॉलर है एंड लेटली उनका लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है. एंड अगर आप न्यूजीलैंड की स्क्वाड को देखें तो वहां पे 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं जिसको ईशांत शर्मा एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड अमित, आपकी टीम में क्या यंग मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में, जो इतने अच्छे रिदम में है, उनके लिए कोई जगह है? Given the current form and rhythm of Mohammad Siraj, I feel in the swinging condition of England, he would be a better option rather than Ishant Sharma. Especially if he is not confident about his fitness. We don't know how fit Ishant Sharma is because he missed the IPL as well. Right. अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड में. तो आई थिंक न्यूजीलैंड इज मोर सेटल्ड देन इंडिया बिकॉज उनके ओपनर्स आर डेवन कॉनवे एंड टॉम लेथम, एंड इट इज वेरी अनलाइकली दैट टॉम ब्लंडर विल गेट, ऑल्दो न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था टॉम लेथम पर, मगर डेवन कॉनवे बहुत अच्छे प्लेयर है. उनका एवरेज 65 का एवरेज है उनका डोमेस्टिक. नहीं, आप अगर उनके लास्ट 2 परफॉर्मेंस भी देखो इन इंग्लैंड, ही हैज अ डबल सेंचुरी. उनको ही चांस दिया जाएगा एंड ही इज अ बेटर ऑप्शन. He is a better option. He will open alongside Tom Latham, Kane Williamson first down, Ross Taylor second, Henry Nichols and BJ Watling, the unsung hero. इसके साथ नंबर 7 पे जहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होता है, बिकॉज सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिचेल सैंटनर जो उनके लीडिंग स्पिनर है वो खेलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उनकी फिंगर इंजरी की वजह से वो 15 मैन स्क्वाड में नहीं है. तो अब अगर न्यूजीलैंड एजाज पटेल को खिलाता है तो उनकी बैटिंग मिचेल सैंटनर जितनी अच्छी नहीं है जो नंबर 7 पे कंट्रीब्यूट करे. तो आपको क्या लगता है गाइस कि न्यूजीलैंड का एक ऑल पेस अटैक से जाएगा कि विद कॉलिन डी ग्रैंडोम एट 7, या फिर वो एक रिस्क लेंगे विद एजाज पटेल? अगेन दिस आल्सो अक्षर डिपेंड्स अ लॉट ऑन द वेदर कैसा है वहां पे. अगर बारिश के फोरकास्ट है वहां पे तो देन तो आई थिंक कॉलिन डी ग्रैंडोम इज द बेस्ट ऑप्शन देयर. एंड इफ रेन फोरकास्ट इज नॉट देयर एंड वी सी कि पिच थोड़ा सा ड्राई हो रहा है या ड्राई दिख रहा है उनको, देन दे कैन गो विद एजाज पटेल. So it depends a lot on the weather forecast. But still, we don't know what to expect from Ajaz Patel as well. And Amit, I don't think so कि आप उनके fast bowling quadrant में कोई change करेंगे with the likes of Kyle Jamieson, Trent Bolt, Tim Southee and Neil Wagner. Pace settled है उनका. Yes, pace settled. Yeah, उनका bowling lineup settled है. बस उनको एक प्रॉब्लम है नंबर 7 के लिए. थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला जी. बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में, बट स्टिल लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स होप कि इंडिया pulls this final back and brings the test match back home. Back to you, Arav. आ गए आप लोग, देख लिया प्रीव्यू. आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इसके चलते यहाँ हूँ. आप लोग खुद ही देखो क्या है ये क्या है. कंट्रोल. ओह सॉरी, ये क्या है ये. एनीवेज, आप लोगों ने यदि ये वीडियो यहाँ तक देखा और आप भी मेरे तरह एक सच्चे और अच्छे क्रिकेट फैन हैं जो चाहते हैं ये 6 दिन एकदम बारिश ना हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल आरव वर्ड्स को सब्सक्राइब करें
क्योंकि हम ऐसी वीडियो और फनी वीडियोस लाते रहेंगे। ओह भगवान, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे भगवान, प्लीज प्लीज बारिश मत करवाना।